2017 में कैसे, मतलब उनको ऐसा आभास हो गया था कि शायद वो लूज़ कर रहे हैं? उन्होंने स्पष्ट बोला कि हो सकता है कि हम 500,000 वोट्स लूज कर सकते। ये वर्ड्स उन्होंने अपने आखिरी चुनाव में बोले, 3-4 लोगों को बाली साहब ने कहा। तो अगर वो जीवित होते, अगर वो सीएम होते तो क्या बदलाव देखते आप हिमाचल में? उनका एक ही विज़न था कि मैंने हिमाचल प्रदेश के हर घर में नौकरी देंगे। कुछ ने भाभी को चुनाव नहीं लड़वाया, वहाँ पर हाईकमान ने सीपीएस पद ऑफर किया था वीरभद्र जी ने जब ये विधायक बने थे सुक्खू जी, तो वो क्यों मना कर दिया था उन्होंने? सीएम की थोड़ा सा अड़ियल हैं, वीरभद्र जी की मुखालफत करते हैं और वीरभद्र जी की मुखालफत करते करते ये नेता बने। ताकि धर्मशाला में क्यों एक जो उपचुनाव हो उसमें क्यों फेल हो गए? अब लगता है बहुत चलाक है सुधीर। वो ये थी कि हमारी जो लड़ाई थी वो एक चालाक पॉलिटिशियन से थी। लेकिन कांगड़ा में पवन काजल जो आपसे बहुत जूनियर हैं और बहुत बाद में आए और वो काफ़ी आगे निकल गए, तो आपको लगता नहीं कि इस रेस में कहीं आप पीछे रह गए? तो आपको लगता है कांगड़ा में इतिहास बदलेगा? क्योंकि आज तक तो ओबीसी कैंडिडेट ही वहाँ से जीते हैं। आप कांगड़ा से चुनाव लड़ोगे या नहीं लड़ोगे? मैं धोखा नहीं दे सकता किसी को। सुधीर जी को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं यहाँ बैठ के उनको गालियाँ निकाल लूँ या गलत बोल लूँ, वो एक उनकी स्ट्रेटजी है कि वो सीएम को अटैक करेंगे किसी भी तरह का, अनाप शनाप बोल लेंगे कि मेरी लड़ाई तो सीएम से है। मैं यार लोकल किसी बंदे से लेना दे रहा नहीं है मेरे कि जीएस वाली एक नाम नहीं है, एक गरीब आदमी भी दोस्त था जो बिल्कुल धरातल से जुड़ा हुआ था। अंबानी अंडानी तक भी उनके दोस्त थे, जिनके घर पे भी जो खाना खाया। अगर वो मुझे बेटा समझते थे तो मैंने उनको पिता से बढ़कर समझा है कि बाली साहब के मोस्टली अफसर मुरीद होते थे। राजनीति में पर्दे के पीछे के खिलाड़ी की अहम भूमिका होती है। आज हमारे साथ जो पॉलिटिकल पर्सनैलिटी हैं वो पर्दे के पीछे के खिलाड़ी हैं और इनका संघर्ष एनएसयूआई से स्टार्ट हुआ। युवा कांग्रेस में ये जिला अध्यक्ष रहे कांगड़ा के और सीआर के तौर पर इन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर स्टार्ट किया था। और उस दौरान ये सुखविंदर सिंह सुक्खू जो आज हमारे सीएम हैं, उनके साथ ये परछाई के रूप में काम किया इन्होंने पॉलिटिकली। और उसके बाद स्वर्गीय जीएस बाली जी के साथ परछाई के रूप में काम किया और वर्तमान में ये एचआरटीसी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। जी हाँ, आज हमारे साथ अजय वर्मा जी हैं। वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। और आपने मुझे अपने यहाँ पर न्यूज़ रडार में बुलाया। मैं आप लोगों का आभारी हूँ कि आपने इतनी बड़ी न्यूज़ रडार, जो आपका आप चैनल दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है, मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त किया। और ईश्वर से चाहूँगा कि आप ऐसे ही तरक्की करते रहें और आपका जो चैनल है ये वो सच्चाई को लोगों तक ले जाता रहे और आप ऐसे ही तरक्की करते रहें। पेशे से तो आप जौहरी हैं और हीरे की पहचान जानते हैं। राजनीति में आपने कौन सा हीरा देखा? देखिए, अगर आप राजनीति में हीरे की बात करेंगे तो मैंने शुरू में ही अपने हीरे हमारे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को पहचान लिया था। और अभी बातों बातों में वो आपको बता भी रहा था कि मैंने उसी दिन से अपने परिवार में भी बोलता था और हर जगह बोलता था कि एक दिन हमारे, जब एनएसयूआई के वो तब अध्यक्ष थे श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, कि एक दिन ये मुख्यमंत्री जरूर बनेगी। स्टार्टिंग तो मैं आपके स्ट्रगल से करना चाह रहा था, लेकिन अब सीएम सुक्खू जी की बात आ गई। जब हम बात भी कर रहे थे तो एक इंस्टांस आया कि जब ये एनएसयूआई के पहली बार अध्यक्ष बने थे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, और इन्होंने उस चैलेंज को बड़े तरीके से एक्सेप्ट किया, क्योंकि उस दौरान जैसा कि आप बता भी रहे थे कि जो एनएसयूआई के अध्यक्ष थे उनकी हत्या या मौत हो गई थी और उसके बाद कोई बनना नहीं चाह रहा था। तो वो क्या इंस्टांस था? देखिए, ऐसा भी नहीं है कि तब पार्टी हमारी बड़ी स्ट्रांग थी, लेकिन एनएसयूआई का यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा शुरू से रहा है। लेकिन तब हमारे अध्यक्ष, तब तो मैं भी अभी कॉलेज में नहीं ये था। तब एनएसयूआई एचपी यूनिवर्सिटी की बात कर यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। तब तो अभी तक शायद मैं 11वीं या 10वीं 11वीं में होगा। 90 कानून की बात होगी शायद। 90 में शायद सीएम साहब बने थे एनएसयूआई के अध्यक्ष। तो नासिर खान जी की माल रोड पे हत्या हो गई थी। तो उसके बाद एनएसयूआई बड़े नाजुक मोड़ पे, खराब दौर पे आ गई। तो उसके बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को दायित्व मिला और उस समय ही उनमें ऐसी इच्छा शक्ति एक्सेप्ट कर लिया इन्होंने एक्सेप्ट किया। और कोई बनना नहीं चाह रहा था? नहीं, ऐसी बात नहीं है। उस टाइम बनना चाह रहे उन्हें और भी लोग, पर ये इनका पोर्टफोलियो अच्छा था। ये पीछे से चुनाव जीत के आए थे
अपने कॉलेज से अध्यक्ष का, तो अध्यक्ष का चुनाव जीता था, क्राइटेरिया में ऊपर थे। तो तब क्या हुआ होगा मुझे तो इतनी नॉलेज नहीं, क्योंकि मैं भी तब अभी नया नया कॉलेज ज्वाइन किया था और ये यूनिवर्सिटी में थे, मेरे से लगभग 10 साल बड़े हैं। तो तब तो ये यूनिवर्सिटी में आए इनको काफ़ी टाइम हो गया था। पर यह है कि इन्होंने बखूबी एनएसयूआई में काम किया। इन्होंने हिमाचल प्रदेश के हर कॉलेज में एनएसयूआई को स्थापित कर दिया। मैंने सुना है कि जब ये फर्स्ट टाइम एचपी यूनिवर्सिटी के एनएसयूआई के अध्यक्ष बने, तभी इन्होंने उस कुर्सी पर बैठते ही प्रण ले लिया था कि एक दिन मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। क्या ये सच है? देखिए, प्रण का तो मुझे नहीं पता, बोल दिया था पब्लिकली। इतना जरूर है कि हम लोगों को भी लगा था और इनका भी रहा होगा कि मैं एक दिन मुख्यमंत्री बनूंगा। पर मुझे जरूर मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं था, और मेरा जितना सर्कल था, मेरे दोस्त थे या परिवार था, जो भी था, उनको मैं जरूर बोलता था कि एक दिन हिमाचल का नेतृत्व करेंगे। तब कैसा व्यक्तित्व था इनका? अभी तो मतलब एक तरह से प्रेजेंटली इनका व्यक्तित्व है एज अ सीएम की थोड़ा सा अड़ियल है, मतलब एकदम से मानते नहीं है, हर चीज़ अपनी नज़रों से गुजारते हैं, तो उसकी कई बार मुखालफत भी होती। तो जब ये एनएसयूआई के अध्यक्ष थे या उसके बाद युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने, फिर कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने, स्टेट प्रेसिडेंट भी बने, तब के व्यवहार में और आज के व्यवहार में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का में क्या डिफरेंस है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि उनके व्यवहार में कोई चेंज आया है। वो तब भी धरातल पर रहने वाले आदमी थे। अड़ियल और थे थोड़े। देखो, आइडियल आइडियल तो क्या बोलेंगे, लेकिन वो अपने जो व्यक्तित्व है या अपना जो उनका विजन था या व्यक्तित्व था, उससे वो समझौता नहीं करते थे। उनको लगता है कि अब उसमें ये बताऊं कि उस समय जब हम युवा कांग्रेस में थे, एनएसयूआई में थे, उन्होंने चाहे कि अजय वर्मा जिला का अध्यक्ष होगा, तो किसी ने भी मुखालफत की, पर उन्होंने अजय वर्मा को जिला अध्यक्ष बना दिया। ऐसे चाहे वो, तो इसका मतलब कि वो तब भी आदमी की परख करते थे, और इसीलिए उन्होंने नेशनल यूथ कांग्रेस को बड़ा ऊंचाइयों तक लेके गया। आप ये मत समझिए, हमारा जो दौर था, चाहे वो केंद्रीय छात्र संगठन का रहा, चाहे वो युवा कांग्रेस का रहा, मुझे लगता है कि उससे पहले भी कोई ऐसा अध्यक्ष नहीं होगा जिसने इतना काम किया। और मुझे लगता है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के बाद भी कोई ऐसा अध्यक्ष नहीं होगा जिसने इतना युवा कांग्रेस में। आप देखो, इनकी टीम के कितने आदमी हैं, एमएलए आज या चेयरमैन है, कितने या संगठन में है। मुझे लगता है बड़े कम होंगे तो उनकी अंदर ही अंदर जो 17 आदमी हैं, जो तब हमारे साथ 17, 18, 20 भी हो सकते हैं, जो कि तब हमारे साथ एनएसयूआई में थे या यूथ कांग्रेस में थे, तब से इनके साथ चले। बिल्कुल इनके साथ है। कई कहीं है, वो एक थोड़ी है। चाहे संजय अवस्थी जी लेगी, चाहे अजय धर्मानी जी, तो हमारे जिला के इंचार्ज थे। अच्छा। और मजे की बात यह है कि मुझे पहली बार मिलाने वाले सुक्खू जी के साथ राजेश धर्मानी जी थे। अच्छा, राजेश धर्मानी जी। हाँ, तब क्या होता था, जब हम चुनाव जीतते थे कॉलेजों में, तो उसके बाद हमें ले जाया जाता था और अध्यक्ष से मिलाया जाता कि ये हमारी टीम बन के आई है। तो उनके पॉलिटिकली 2012 के बाद जो सुखविंदर सिंह सुक्खू का जो एक उदय हुआ, वो एक ऐसा उदय माना गया कि ये वीरभद्र जी की मुखालफत करते हैं, और वीरभद्र जी की मुखालफत करते करते ये नेता बने। देखिए, हिमाचल प्रदेश में एक चीज़ तो आपको माननी पड़ेगी कि जो स्ट्रगल करता है, संघर्ष करता है और सच्चाई या अपने असूलों पर काम करता है, उसको जनता पसंद करती है। चाहे वो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हों, चाहे जीएस बाली जी रहे हों, उन लोगों ने अपने मतलब लड़ाई को लड़ा। तो वीरभद्र जी सिंह जी तो एक स्थापित नेता थे, और पूरे हिमाचल प्रदेश आज भी उनको याद करता है। उनके द्वारा अच्छे अच्छे काम किए गए हैं। लेकिन तब भी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अगर वीरभद्र सिंह जी के साथ कोई वैचारिक लड़ाई थी। और आज भी जो आप कह रहे हैं कि वो उनका कुछ अड़ियल रवैया, मुझे नहीं लगता। मैं एक दिन अभी पीछे बैठा था उनके साथ, तो जो आपने बात की कि कुछ एमएलए नाराज रहे, कुछ है, तो उन्होंने मुझे ये बोला, मतलब सब बैठे थे, उन्होंने बोला ये बताओ कि मैंने आज तक किस कागज पे ये लिखा है कि नॉट अप्रूव। वो तो स्टाइल होता है ना पॉलिटिशियन का। स्टाइल की बात नहीं, रखो मुख्यमंत्री मान लिया कि मैंने कागज पे अप्रूव कर दिया, आप तो बहुत पुराने पॉलिटिशियन है, कि मैंने अप्रूव कर दिया, ठीक है, तुम्हारी ट्रांसफर हो गई है, तुम्हारा काम हो गया, लेकिन बाद में मैंने ऑफिसर को फोन कर दिया कि भाई इनका नहीं करना। ऐसा नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। लगता है आपको ऐसा? नहीं, मुझे नहीं ऐसा लगता, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के पास इतना समय ही नहीं होता कि वो एक एक अफसर को ये बोलें कि ये कागज करना है या ये नहीं करना है। उनको कोई भी याद नहीं रह सकता। आप आपको दिल में लगता है कि यार फिर क्यों एमएलए की नाराज रहते हैं इनसे? मुझे तो, आप कह रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कोई नाराज है।
ये कई बार चीजें देखो सामने थोड़ी सी आती हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता, लेकिन थोड़ी सी जो शुरू से ही हमारी गवर्नमेंट फाइनेंशियल क्राइसिस में रही है, तो उसकी वजह से हो सकता है कि किसी को बाजी फंड ना मिल रहे हों या कुछ ऐसा हो। पर अभी हाल ही में मुझे लगता है जो हमें डायरेक्शंस मिली हैं या मुझे जितना पता है कि ये आने वाले ये 2 वर्ष जो हैं वो एक अलग मोड में होंगे, और सीएम साहब ने काफ़ी अच्छे इंतज़ाम किए हैं, और सारे खुश होंगे। चलिए बात आपके अब स्ट्रगल की भी करते हैं। आपका स्ट्रगल ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप पहले डीएवी कॉलेज कांगड़ा में सीआर बने, सीआर बनने के बाद आप एनएसवाई के जिलाध्यक्ष बने, फिर युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो ये पॉलिटिकल एंट्री कैसे आपकी रही? देखिए, ये बड़ा दिलचस्प एक बात कही आपने। हमारा परिवार राजनीति में बिल्कुल नहीं है, क्यों, पेशे से तो आप ज्वेलर हैं। कलर हैं, और बड़ा साधारण सा मतलब हमारा परिवार है। आज भी वो बड़े उसमें आपको नज़र नहीं आएंगे, ईश्वर का दिया सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग, चाहे मैं भी हूँ किसी भी ओहदे पे हूँ, पर हम अपने परिवार से, अपने लोगों से और अपने धरती को पहचानते हैं, और ना ही हमारी कोई बड़ी ज़्यादा हम्म। इच्छा है। वो शायद कोई ईश्वर की मेहरबानी होगी कि हम कुछ दोस्त थे, हम्म। और एक हमारा दोस्त था, उसका एक हमारा जो मेरे अगेंस्ट है, वो जिसके अगेंस्ट मैंने चुनाव लड़ा था, तो अब वो इसमें बोलनी चाहिए बात या नहीं बोलनी चाहिए, पर वो एक गर्लफ्रेंड थी उनकी, तो जो उनका आपस में था, तो वो मुझे दोस्तों ने बोला कि नहीं, इसको हराना हमने, अच्छा। इसको हराना है, तो हमने चुनाव लड़ लिया। अब उनके पास कोई मेरे सिवाय, मतलब ये गर्लफ्रेंड वजह में आ गई आपकी राजनीति में। तो उसमें जो है वो आ गया कि अब लड़े कौन चुनाव, तो चुनाव लड़ने के लिए तो लगा कि गर्लफ्रेंड के क्या कोई मतलब रंजिश थी बाकी आपके गुट के? जो भी गुट के नहीं, मतलब वो थे बीबी की तरफ से थे, नूरपुर से था लड़का, गिंडी गिंडी बोलते थे उसको। तो उसको मैंने जनरल सेक्रेटरी के तौर पे हराया। लेकिन जो आपने कही राजनीति की बात, तो मैं, मेरी जो एजुकेशन है मैट्रिक तक की, वो हुई मॉडर्न पब्लिक स्कूल। एक ही पूरे एरिया में प्राइवेट स्कूल था, आशा का स्कूल के नाम से जानते थे। वहाँ भी मैं स्कूल में अपने समय में कैप्टन ही रहा। अच्छा, तो ऐसी शुरू से ही प्रतिभा थी। कैप्टन थे। हाँ, तो वहाँ पे, और आज वो स्कूल नहीं रहा, बंद हो गया है, क्योंकि शायद उन्होंने समय के अनुसार नहीं चला। पर उसके आगे मुझे चुनाव लड़ने का कुछ ऐसा था नहीं। तो उसके बाद जनरल सेक्रेटरी बना, और जनरल सेक्रेटरी के बाद सबसे पहले तो सीआर बना था क्लास का, तो वो तो वन साइडेड बन गया था मैं। उसके बाद जनरल सेक्रेटरी बना मैं, हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड मतों से हमारा था, 600 कुछ वोटों से मैं अकेला जीता था। उसके बाद प्रेसिडेंट की बारी, जो सबसे ज़्यादा मैं सीएम साहब के जब क्लोज हुआ, तो ये बड़ी दिलचस्प बात है कि जनरल सेक्रेटरी हम बन गए। स्टेट कांग्रेस के? नहीं नहीं, डीएवी कांगड़ा इलेक्टेड, तब चुनाव होता हाँ था। ठीक है, तब चुनाव होता था, और +1 से लेके फाइनल तक का बच्चा वोट करता था। ठीक। और सबसे ज़्यादा हमारी उस समय लगभग 4,000 के करीब वोट था। अच्छा। हाँ, तो +1 और +2 में लगभग 1,500 बच्चा होता था, और BA1 BSc1 में भी शायद जाते से थे। ज्यादा वोट होते। हाँ हाँ बिल्कुल। तो क्योंकि +1 +2 पार्ट ऑफ बोर्ड था, अब जो बाद में ख़त्म हो गया था, हाँ जी। तो हमारे समय में था। जी। तो जब तब भी जैसे जैसे एमएलएस की टिकट मिलती है ना, तो हमें भी टिकट्स मिलती थी। अच्छा। तो प्रेसिडेंट की टिकट्स की बारी आई, तो जो हमारे कांगड़ा में एक जिनका पॉलिटिकली प्रभाव बहुत ज़्यादा था, तो वहाँ से मुझे आनाकानी हो गई शुरू की, इसको टिकट नहीं देंगे, इसको नहीं लड़ाएंगे, ये नहीं जीत सकता है। तो अब जो टीम बन गई थी, वही जो दोस्त थे या लोग जुड़ गए थे, पूरी क्लास जुड़ गई थी, तो वो सारे बोलने लगे कि अगर टिकट नहीं देंगे तो हम लड़ेंगे। और उस समय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी कांगड़ा आए, अध्यक्ष थे, और वहाँ पे बात चली, और हमारा कम से कम उस टाइम 150-200 लड़का उनके बाहर खड़ा हुआ, और उनको सब स्पष्ट शब्दों में बोला कि अगर आप टिकट नहीं देंगे तो हमने चुनाव तो लड़ना ही है। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने मुझे अकेले में बुलाया, और मुझे जप्फी डाली और कहा कि चुनाव तू लड़ेगा, और तेरे कॉलेज में हम, तब फैक्स हुआ करती थी, तो फैक्स के द्वारा मुझे शिमला से फिर वो टिकट का वाउचर आया था, और मैं प्रेसिडेंट बन गया। इंटरेस्टिंग कहानी है काफी आपकी ना। तो उसके बाद फिर लगे रहे, और इसके बीच में आपको मैं बताऊं कि हमने कांगड़ा में भी नगर परिषद में अपने परिवार की, मैंने अपनी चाची को अध्यक्ष बनाया, जहाँ भी लोग ये समझते थे कि सुमन वर्मा जी। हाँ जी, मैं कॉलेज से छूटा, उसके बाद कुछ उनके साथ
उनसे के साथ भी कुछ सर्कमस्टांसिस ऐसे हो गए कि हमने उनके अगेंस्ट चुनाव लड़ा, और पहली बार हमने उनके अगेंस्ट चुनाव लड़ा, और पहली बार में हमने वहाँ पे नगर परिषद में मैंने अपनी चाची को अध्यक्ष बनाया। हम्म जी, सुक्खू जी की तो बात हुई, अब बाली साहब की बात करेंगे। तो बाली साहब के साथ आपकी क्लोजनेस सब लोग जानते हैं, और वो आपको मतलब दूसरा बेटा मानते थे अपना। तो जब वो गए तो कैसा माहौल था? देखिए, रोने वा आप ने वो अ, जो चीज़ अब याद नहीं करनी चाहिए आपने करा दी, लेकिन जब उनका नाम आता है तो मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाता हूँ। देखो, ये बिल्कुल मतलब आज इस दुनिया में नहीं क्यों? है, आपसे तो लेकिन बहुत क्लोज थे आपके वो। लेकिन उन्होंने मुझे बेटे की तरह प्यार दिया। हम लोग तो उनके लिए क्या कर सकते थे, वो बहुत बड़ी शख्सियत थे, बहुत बड़ी हस्ती थे। हाँ। और मैंने उनके साथ, मेरा कोई राजनीतिक संबंध नहीं था। मैं उनको मतलब अगर वो मुझे बेटा समझते थे तो मैंने उनको पिता से बढ़कर समझा है। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वो इतनी जल्दी हम लोगों याद को आती है? मुझे लगता है कि शायद हम उन्हें क्या याद करेंगे, उनकी तो हर नस नस में, हमारे हर खून के कतरे में उनकी याद समाई हुई है। वो जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जीवन में कि आप चाह के भी उन चीज़ों से भाग नहीं सकते हो। तो मुझे तो ये लगता है कि वो भी हमें ऊपर से हाँ से अपना पूरा आशीर्वाद दे रहे हैं, हमारे ऊपर नज़र रखते हैं, हमें समय समय पर, मुझे तो मैं सच बताऊं तो मुझे ज्ञान भी देते हैं, और कहते भी हैं कि तूने ये करना है। अच्छा। तो ये बहुत बड़ी एक बात है, और शायद उनका आशीर्वाद ही रहा होगा कि मैं भी आज जो विभाग उनके साथ मैंने कभी देखा था, आज मुझे चलाने का मौका लग रहा है, मिला है, तो उसमें कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद तो जरूर है। नगरोटा भगवान से जो वो इलेक्शन लड़ते थे, और वो ओबीसी बहुल विधानसभा क्षेत्र है, वो ब्राह्मण थे। और हमेशा ही डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में तो ऐसा ही है कि मतलब लोग डरते हैं कि भाई जहाँ पे ओबीसी ज़्यादा है वहाँ पे ओबीसी को ही लड़ाया जाए। लेकिन वो ओबीसी बेल्ट से लड़े, और वहाँ से इलेक्शन कैंपेन बैकडोर पे आप उनका देखते थे। और ऐसी बेल्ट में वर्क करना, तो उनकी जो एक इलेक्शन मैनेजमेंट थी वो कैसी थी? क्योंकि वो एक तरह से मैजिक ही था वहाँ पे। जो सेकंड टाइम जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा तो 12,000 वोट के आसपास शायद वो जीते थे। तो वो एक तरह से एक मैजिक कैसे किया था उन्होंने वहाँ? देखो ओबीसी बेल्ट में एक मैजिक कैसा था उनका, देखो बाली साहब का? जो मैं आपको सच बताऊं तो मुझे लगता है ना तो उनके जैसा कोई पॉलिटिशियन हो सकता है, ना उनके जैसा कोई व्यक्तित्व हो सकता है, और ना उनके जैसा कोई अपने आदमी की मतलब आप समझो कि जो उनका साथ मतलब दिया है, मान लो उनके साथ जुड़ा है, हम्म। तो वो व्यक्ति किसी भी स्थिति में होगा और उसको उनकी मदद की जरूरत होगी और उनको पता चल जाएगा तो वो बिना बोले भी उसकी मदद करते थे। आपको मैं उनका पहले इलेक्शन की बात बताता हूँ। नहीं, पहला नहीं, शेड इलेक्शन, में है ना? हाँ, तब कोई मेरा उनके साथ बड़ा ज़्यादा संबंध नहीं था। हम सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की फौज थे, हम्म। वीरभद्र सिंह जी के साथ हमारा कोई ज़्यादा तालमेल नहीं रहा। नहीं रही। तो पहला इलेक्शन था और मैं गया था काउंटिंग में अंदर, लेकिन हम्म। मैं उनकी काउंटिंग में नहीं गया था, मैं गया था दौलत चौधरी जी की काउंटिंग में एज ए NSUI अध्यक्ष। हम्म। 2 दिन हम साथ रहे, हम्म। एक ही जगह से, जैसे आपका कैबिन बना है हम्म। वहाँ बैठ जाते थे, क्योंकि तब काउंटिंग दो को एक रात जैसे आज शुरू हुई, पूरा दिन पूरी रात अगले दिन जाके ख़त्म होती थी, अच्छा। मैनुअली थी। और दौलत चौधरी जी उस चुनाव को हार गए, हम लोग अंदर ही थे उनके साथ। हम्म। और उनका चुनाव कैसे चला हुआ था उनका, मतलब वो डाउन 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 जा रहे थे, और लगभग मुझे लगता है कि वो 2,500-3,000 वोट डाउन हो गए। हम्म। अब बचे थे दो, शायद नहीं, 3 राउंड बचे थे। हम्म। मैं उस समय उनका ट्रायल हो गया था। हम्म। उन्होंने मुझे बोला, देख अजय, हम्म। सुना अब तो मैं जीतूंगा। अच्छा। और 1100 वोट से डाउन जा रहे थे और हाँ, मैं चुनाव मैं जीतूंगा। 3,000 वोट से लगभग डाउन जा रहे थे। अच्छा। और बोले, देख तू चिंता मत कर, चुनाव हम जीतेंगे। अच्छा। और तभी उस समय उनके होटल में मतलब सारा रोटी पानी हर चीज लोग जो उनके समर्थक रिजल्ट आने सब, से पहले हाँ, उन्होंने प्लानिंग कर दी कि खाना बिल्कुल पीना सब। बिल्कुल। और
हम लोग बोले नहीं नहीं यार पहले साहब क्या बोल रहे हैं, कैसे जलसे आते हैं, इतना डाउन चले हैं, हर जगह हम जा रहे हैं डाउन। उन्होंने मुझे बोला देख अभी ये राउंड आएगा ना, हम इतना जाएंगे, इसके अगले में इतना जाएंगे, और लास्ट में मैं 1000 या 1200-1500 वोटों से जीत जाऊंगा। आप यकीन नहीं मानो कि सेम वैसा ही हुआ एज इट इज। एक राउंड जो लास्ट वाले 3 बचे थे पहले में, हम उस वोट को 1000-1500 को कवर कर गए, लीड 1500 बच गई, उससे अगले में हम 1500 बराबर कर गए, और उसके अगले में हम 1000 वोट से जीते। इतने कैलकुलेटिव तो थे वो, इतना कैलकुलेटिव था उनका, तो उनको पता होता था कि हाँ कितने वोट उनको आने हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट पता था, हर चीज़ का पता था उनको। तो वो ऐसा नहीं है कि कभी, तो मैं कह रहा हूँ कि उन जैसा व्यक्ति मैंने जितने मैं बहुत से लोगों से रहा। खास मतलब उनके में खासियत क्या स्पेशलिटी थी कि उस तरह की कि मतलब एक एक वोट का उनको पता था कि मुझे इतने वोट्स ही आने हैं। देखो सबसे बड़ी इलेक्शन बात, मैनेजमेंट कैसी है पिछले इलेक्शन मैनेजमेंट ये थे कि देख उनका जो एक व्यक्तित्व था वो ऐसा था कि उन्होंने ना हर हर पंचायत, हर बूथ में ना, जो पहला चुनाव लड़ा ना, उन्होंने कोई घर ऐसा नहीं छोड़ा होगा जिसमें वो नहीं गए हों। मैन टू मैन। मैन टू मैन, एक भी घर में आपको बोलूँ। अच्छा। इवन कि कोई ये बोलता था ना उनको, कि जो मैंने सुना, क्योंकि पहले इलेक्शन में उनके साथ इतना नहीं नहीं। था, मैंने आपको बताया। हाँ। तो उस समय नगरोटा में चुनाव लड़ना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उस समय, उससे पिछला इलेक्शन जो हमारा प्रत्याशी था वो बहुत बुरी तरह से हार गया था, पुरुषोत्तम चौधरी सिरसाई जयी थे, तो इंडिपेंडेंट जीते थे तब। पर उन्होंने फील्ड को नहीं छोड़ा, और फील्ड को नहीं छोड़ा, और वो लगे रहे, और चुनाव तक उन्होंने कोई ऐसा, और पैदल गाड़ी नहीं जाती थी नगरोटा में कहीं भी। अच्छा। नगरोटा में मेरे ख्याल से आज किसी भी घर को गाड़ी जाती है तो वो सिर्फ जीएस पाटिल जी की देन है। और उन्होंने रात को घर नहीं आना, जिस घर में रात पड़ गई वहीं रुक जाना। अच्छा। तो उन्होंने हर व्यक्ति को पढ़ लिया था, अच्छा। और मैन टू मैन जुड़ गए थे। और मैं आपको बताऊं कि उसके बाद तो उनके हर बूथ पर स्लीपर सेल टाइप आदमी थे, अच्छा। जो उनको हर चीज़ की जानकारी देते थे। तो एक तरह से उन्होंने अपने तो उनका, मैं आपको बताऊं, मैंने ऐसा व्यक्तित्व जीवन में नहीं। 2017 में कैसे मतलब उनको ऐसा आभास हो गया था कि शायद वो लूज कर रहे हैं? देखो वो इतनी कैलकुलेशन जिस व्यक्ति की हो फर्स्ट इलेक्शन में। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि मेहनत की हम लोगों ने उस चुनाव में, ऐसा नहीं है, लेकिन वो मुझे कहते थे कि अजय इस बार हमने ये देखना है कि काम को वोट पड़ता है या नहीं। अगर काम को वोट पड़ेगा, 2017 के इलेक्शन में जो लास्ट चुनाव था, कि अगर काम को वोट पड़ेगा तो हमें कोई नहीं हरा सकता, और अगर लोग काम को पसंद नहीं करते हैं तो शायद हम लूज कर सकते हैं। अच्छा। और कैलकुलेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ उनकी इतनी ज़बरदस्त थी अच्छा। कि जब काउंटिंग में वो गए ये 2017 के 17 में, इलेक्शन। तो काउंटिंग में निकलने से पहले हम तो 3-4 लोग थे कमरे में। अच्छा। तो उन्होंने मुझे, और उन सबको, हम ही थे 3-4 लोग, तो हम्म। उन्होंने स्पष्ट बोला कि हो सकता है कि हम 500,000 वोट से लूज कर सकते। ये वर्ड्स उन्होंने अपने आखिरी चुनाव में बोले बोले कि हो सकता है हम पर फिर हमें वो 3-4 लोगों को, 3-4 लोगों को बाली साहब ने कहा कि हम 1500 वोट से अप एंड डाउन। तो उन्होंने इतनी कैलकुलेशन कर ली थी। 1000, इन्होंने क्लियर कट ये तो नहीं बोला, लेकिन ये बोला कि 1500 हम 1500 अप और डाउन कर सकते हैं। तो उसे उन्हें उतने ही वोट से हम 500-600 वोटों से हम चुनाव हार गए। उनके ना अफसर बड़े मुरीद थे। अदरवाइज क्या होता है कि पॉलिटिशियन के ना अफसर कहीं भी मुखालफत करते हैं, यार ये कर रहा है, ये वो कर रहा है, एक रिस्पेक्ट उस लेवल की नहीं होती है पॉलिटिशियन के अफसरों के नज़रों के सामने, अधिकतर, साबित तो नहीं। तो लेकिन उनका मैंने देखा है कि बाली साहब के मोस्टली अफसर मुरीद होते थे, और उनकी इतनी इज्जत करते थे कि बोलते हम कुछ सीख रहे हैं उनसे। वो कैसे उन्होंने शौहरा बनाया अपना? मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जीएस वाली एक नाम नहीं है, मुझे लगता है कि वो एक सोच और एक विचारधारा है। वो अपने स्टाइल के आदमी थे, और मैंने ऐसा आदमी नहीं देखा जिनको ये पता था कि सुई कैसे बनती है और जहाज कैसे बनता है। मतलब सुई से लेके जहाज तक उनसे आप पूछ सकते हो। और सबसे बड़ी बात है कि वो कहीं भी जाते थे दुनिया में, तो वहाँ से वो कुछ ना कुछ सीख के आते थे, और हम लोगों ने उनसे बहुत सीखा। हमने उनसे, अगर आज हम कुछ भी कर रहे हैं तो उनकी बहुत बड़ी देन है। तो अब जो अफसर थे वो उनको कभी भी फाइल पे डिनाई नहीं कर सकते थे।
क्योंकि वो फाइल खुद पढ़ते थे। अच्छा। बड़े कम मिनिस्टर्स और लोग जो पीए बोलते हैं वो करते हैं या कुछ करते हैं, लेकिन वो खुद अपनी फाइल खोल करते थे और नोटिंग अपने हाथ से लिखते थे। अच्छा। तो इसीलिए और अफसरों को पता था कि ये व्यक्ति अगर इस काम के लिए बोल रहे हैं तो इसमें कुछ ना कुछ जरूर है। और सबसे बड़ी बात कि वो संबंध बनाने में जो है विश्वास रखते थे। और मैंने सुना कि जिससे डांटते थे दिन को, मान ली वो जब से डांट दिया, रात को उनको फील आता था, फिर बुलाते थे, गुलाब जामुन खिलाते थे अपने हाथ से, उनकी आइसक्रीम अपने हाथ से उनकी खिलाते थे। डांट में भी ना सीख थी। वो अगर डांटते थे तो हम सीखते थे। वो कभी भी बेवजह किसी को नहीं डांटते थे। हम्म। और उनकी डांट जो है वो उनकी, मैं आपको बताऊं, मुझे लगता है कि उनका कोई दुश्मन नहीं होगा। अच्छा। वो डांटेंगे ना तो उस डांट में भी प्यार था। और वो डांट कितनी देर के लिए थी? कुछ मिनटों के लिए या कुछ आधे घंटे। दोस्ती भी बहुत निभाते थे। यही बता रहा हूँ मैं कि उन उस संबंध, मैंने बोला ना कि वो संबंध बनाने पे विश्वास रखते थे। मुझे लगता है कि उनके ऐसे दोस्त थे, ऐसे रिलेशन थे, मुझे नहीं लगता दुनिया में किसी के सिवाय वो। और ये भी नहीं है कि उनका, कि आप कह रहे हैं कि अफसर ऐसे थे कि उनके दोस्त थे। उनका एक गरीब आदमी भी दोस्त था हम जो सब। बिल्कुल धरातल से जुड़ा हुआ था और उसके घर में भी जाके बैठ के खाना खा लेते थे। और अबानी अंबानी अंडानी तक भी उनके दोस्त थे जिनके घर पे भी जो खाना खाते। तो ये व्यक्तित्व कोई कोई इंसान का होता है कि उन्होंने धरातल वाले आदमी को भी उतना प्यार दिया और एक बड़े आदमी को भी उसने ही रखा। मतलब उन्होंने कभी भी ये नहीं समझा कि ये गरीब आदमी है, इसके घर में बैठ के मैं खाना नहीं। कारण भी था कि उन्होंने ओबीसी के जितने लोग तो उनको इतना प्यार, उनका इतना मान सम्मान दिया कि उनके उनके रीति रिवाजों को भी मानना, उनकी कामों को भी मानना, उनके द्वारा जो भी मैं, आप हैरान हो गए कि उनको हर घर से हर रोज कुछ ना कुछ आता था। तो उनका प्यार था। गांव में किसी की भैंस ने बच्चा दिया और दूध हुआ तो वो नया दूध लेके आ रहे हैं। किसी की मक्की निकली है, मक्की देके जा रहा है। तो इतना प्यार था उनके साथ। अलग लेवल का एक्सपोजर था उनका, कहने का अर्थ ये। तो अगर वो जीवित होते, अगर वो सीएम होते, तो क्या बदलाव देखते आप हिमाचल में? देखिए, जब भी कोई किसी भी सीट पे बैठता है तो हर आदमी का काम करने का अपना अपना तरीका होता है। उन्होंने पूरा एक स्केच अपने दिमाग में रखा हुआ था। और जो उनका, जो जितना मेरी उनके साथ डिस्कशन हुई थी जब वो ठीक हुए थे, उनका एक ही विजन था कि मैंने हिमाचल प्रदेश के हर घर में नौकरी देनी है। अच्छा। और उसके लिए उन्होंने काफ़ी हद तक प्लानिंग की हुई थी। और वो नौकरी यही नहीं थी कि उसको मतलब आज लोगों के थोड़ा दिमाग में आ गया कि सरकारी नौकरी चाहिए। सरकारी नौकरी कोई भी सरकार उतनी नहीं दे सकती है। पॉसिबल। पर उन्होंने कुछ ऐसा सिस्टम बनाया था कि हम प्राइवेटाइजेशन में जाएंगे, इतने आदमी मैं प्राइवेट में इतना लाऊंगा, प्लानिंग कर ली थी उन्होंने। बिल्कुल इतने आदमी मैं प्राइवेट कंपनीज में लाऊंगा, मैं बड़े बड़े हाउसेस से बात करके उनको, क्योंकि रिलेशन थे उनके। रिलेशन तो बड़े लेवल पे थे। तो उन्होंने पूरा इंतजाम किया हुआ था कि मैं 5 लाख के करीब नौकरी जो है हिमाचल प्रदेश में दूंगा। उसमें जो कांग्रेस है, जो कांग्रेस की गारंटियों में भी है कि 5 लाख की नौकरी देंगे, और उन्होंने प्लानिंग की हुई थी ये। अब मुझे लगता है कि वो जानू जी के पास होंगे अगर पेपर, तो उन्होंने पूरी तैयारी की हुई थी। हम लोगों से डिस्कशन हुआ था। अगर वो ठीक रहते तो उन्होंने 6 महीने के अंदर पूरा हिमाचल का टूर करने का प्लान ही है वो, मतलब सारा वो माइंड में था उनके कि मैंने क्या करना है। और वो पूरा सोच के समझ के और पूरे काम ही उस चीज़ पे करते थे वो, कि जो ये करना है तो करना है, उससे पीछे नहीं हटते थे। पहले चुनाव में बाली साहब वीरभद्र जी के राइट हैंड थे, और मोस्टली काम जो थे वीरभद्र जी उनके कहने पे, उनसे पूछ के करते थे। लेकिन जब सेकंड चुनाव आया, उसके बाद उनके बीच में डिफरेंसेस हो गए, और डिफरेंसेस इतने ज़्यादा बड़े कि कई बार कैबिनेट में ये होता था कि सब एक तरफ और बाली साहब एक तरफ। तो ये डिफरेंसेस क्यों हुए बाली साहब और वीरभद्र जी के बीच में? देखो, दूसरे चुनाव में मुझे नहीं लगता कोई ऐसी बात थी, क्योंकि दूसरे, जब पहले चुनाव में तो सरकार आई नहीं हमारी, हम्म। दूसरे चुनाव में सरकार आई, वो वीरभद्र सिंह जी की सरकार में मंत्री बने और अच्छा काम किया मिलजुल के सभी ने। पर मुझे लगता है ये जो अ, तीसरा, जब तीसरे चुनाव में सरकार नहीं, चौथे चुनाव में फिर सरकार आई जो 2017 से पहले की थी, तब कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा हुआ, क्योंकि तब मैडम विद्या स्टॉक्स जी के साथ
उनके रिलेशन अच्छे हो गए थे और कहीं ना कहीं लीडरशिप में होता है कि वीरभद्र सिंह जी को लगा हुआ कि अभी विद्या जी के पास जा रहे हैं तो हो सकता है मेरे साथ नहीं हो, पर बाली साहब की ऐसी नेचर नहीं थी, वो वीरभद्र सिंह जी का भी बड़ा रिगार्ड करते थे, ऐसी बात नहीं है। और वीरभद्र सिंह भी उनके मतलब अगर कहीं मतलब जो उनकी जो आप कह रहे हैं कैबिनेट में कुछ हुआ या कुछ है तो वो केवल विचारों के प्रति हुआ, केवल विजन के प्रति हुआ, कि जहाँ बाली जी को लगता था कि इस काम से प्रदेश को या आम लोगों को नुकसान है तो उसके लिए वो लड़ते रहे। तो सेल्फ रिस्पेक्ट बड़ा हाई था, एक बार तो उन्होंने रिजाइन ही कर दिया, सरकारी गाड़ी भी दे दी। वही मैं कह रहा हूँ कि वो उस समय कुछ शायद ऐसे इशू हुए होंगे जो उनको लगा होगा कि हिमाचल के हित में नहीं है या मेरे लोगों के हित में नहीं है, तब वो ऐसी बात करते थे। लेकिन वीरभद्र सिंह जी और उनकी मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी इतनी लंबी चौड़ी कोई ऐसी बात थी, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे की बहुत इज्जत करते थे। सारा बिल्कुल, ठीक था बाकी वो देखो तो। राजनीति में बाकी विचारों की लड़ाई तो हमेशा, जो आपने सुक्खू जी के लिए कहा हम्म। वही था। तो हमें लग रहा है कि परिस्थितियां बदली, परिस्थितियां वैसी होती हैं, हम्म। क्योंकि आप जब अपने आप को कभी घर का जो मुखिया होता है उसकी तो कोशिश होती है मैं सभी बच्चों को एक जैसा रखूं, लेकिन फिर भी कभी ना कभी किसी बच्चे के दिमाग में आ ही जाता है किक भाई के कि ये यार ये छोटे को ज़्यादा देख रहा है और मुझे नहीं देख रहा है, तो वो कई बार हमारी भी गलती होती है। क्योंकि आपकी क्लोजनेस स्टार्टिंग तो सुक्खू जी के साथ ज़्यादा रही, उसके बाद बाली साहब के साथ भी बड़ी क्लोजनेस रही, और अभी जब सरकार बनी तो उन्होंने एक तरह से आपको एक रिगार्ड भी दिया, जो आपके साथ एसोसिएशन थी उन्होंने एचआरडीसी में आपको वाइस प्रेसिडेंट भी बनाया। बिल्कुल। तो उससे पहले आप सरकार में उतनी बड़ी जगह नहीं पा पाए, तो उसमें क्या लगता है आपको? देखिए वो ग्रुप तो हमारा शुरू से जो हमारी आस्था थी वो सुक्खू भाई जी के साथ ही थी। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, मेरी एक नेचर है, वो अपने अपने खून की बात होती है या मेरे दिमाग में है कि अ, मैं धोखा नहीं दे सकता किसी को। अगर मैं बाली जी के पास आया तब तो मैंने सुक्खू जी से बात की हम्म। कि देखो जिला में हमने रहना है और थोड़ा बहुत कुछ करना है, तो बाली जी मुझे प्यार करते हैं, मुझे बच्चों की तरह समझते हैं, तो आप इस चीज़ का बुरा मत मानना कि मैं उनके पास जाऊंगा और उनके साथ रहूंगा, उनके काम करूंगा या जो मुझे वो ड्यूटी देंगे या उनके, क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। और बाली जी को भी मैंने, और बाली जी को पता भी था कि बाली जी को से भी मैंने कुछ नहीं छुपाया। मैंने कहा जी जब सुक्खू जी जब भी आएंगे तो मैं उनके साथ रहूंगा, आप मतलब आप इसके लिए बुरा मत मानना। तो मैं आज आप उन दोनों लीडरों की एक खासियत बता रहा हूँ। कोई भी लीडर ऐसा नहीं है वो जब देखता है कि मेरा आदमी उस लीडर के पास जा रहा है तो वो दूसरा नाराज हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये दोनों लीडर ऐसे व्यक्तित्व के हैं, एक आज इस दुनिया में नहीं और आज एक हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, कि अगर आप इनके साथ सच्चाई शेयर करोगे तो ये उस चीज को समझते हैं। दोनों के वैचारिक मतभेद वीरभद्र जी से थे, तो सीपीएस पद ऑफर किया था वीरभद्र जी ने जब ये विधायक बने थे सुक्खू जी, तो वो क्यों मना कर दिया था उन्होंने? मैंने आपको पहले ही बताया कि उनका एक विजन था कि मैं, या हमें उनका नहीं भी होगा पर हमें तो यही लगता था कि अगर ये बैठेंगे तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठेंगे। और चुनाव प्रबंधन भी सुक्खू जी का जबरदस्त था संगठन में। लेकिन आपको क्या लगता है कि धर्मशाला में क्यों एक जो उपचुनाव हुआ उसमें क्यों फेल हो गए तो उधर? धर्मशाला में फेल या पास की बात नहीं है, वहाँ पर जो हमने अपनी, मुझे लगता है कि हमने चुनाव को उस ढंग से नहीं लड़ा, तो मुझे लगता है। और कुछ हम जो कैंडिडेट डिक्लेयर किया हमने, हम्म। वो उसके लिए हमें बहुत कम समय मिला, लगभग जब आखिरी दिन रह गए थे नॉमिनेशन के तब हमने कैंडिडेट डिक्लेयर किया, और उसकी वजह से कैंडिडेट सब जगह अपने आप को बता नहीं पाया या जा नहीं पाया। तो कुछ कमियां मुझे लगता है कैंडिडेट डिक्लेयर करने में हुई, हम्म। और कुछ कमियां जो ये हुई कि हमारी कहीं ना कहीं हमारी स्ट्रेटजी में कुछ ना कुछ कोई प्रॉब्लम आई होगी। पर नंबर 3 जो असली चीज़ थी कि वो ये थी कि हमारी जो लड़ाई थी वो एक चालाक पॉलिटिशियन से थी। हम्म। तो जब सामने चालाक पॉलिटिशियन हो, तेज हो, एक्सपीरियंस्ड हो, सुधीर तो तिवारी। हमें नेचुरली है, हम्म। तो हमें उन्हीं के तरीके से चुनाव करना लगता है है। बहुत चलाक है सुधीर। देखो ये तो पॉलिटिशियन का होना भी चाहिए,
तो वो तो हमें भी चालाक होकर चुनाव लड़ना चाहिए था। तो ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब ये समय होता है और उनके भाग्य में लिखा होगा कि इन्होंने फिर से एमएलए बनना है। ये तो कोशिश तो मुख्यमंत्री जी ने, कैंडिडेट ने, सभी ने की। तो कहीं ना कहीं अब देखो, हार जीत तो एक पैमाना है, लेकिन कोशिश तो पूरी की थी हम लोगों ने, मेरी भी ड्यूटी लगी थी। और कुछ सर्कमस्टांसिस ऐसे बने, केसी खड़े हो गए, ओबीसी वोट डिवाइड हुआ, और लोगों को लगा होगा कि अब जब जैसे डिवीजन ऑफ वोट्स होता है, ट्रायंगल फाइट हुई, तो उसमें कहीं ना कहीं नुकसान तो हो। सुक्खू जी अब सीएम बने तो इन्होंने स्टार्टिंग में अपनी ऐसी इमेज बनाई कि हिमाचल से लाल बहादुर शास्त्री है। पुराना कोट, पुरानी गाड़ी, 56 लाख की एफडी तुड़वा दी। लेकिन आपको लगता है कि ये अब इमेज बना पाए हैं? वैसी धूमिल नहीं हुई है थोड़ी इमेज ये? नहीं, मुझे नहीं लगता। देखो, मैं आपको सुक्खू जी के बारे में एक चीज़ तो बड़ी क्लियर कर देता हूँ। हम्म मैं बड़े करीब से उनके रहा हूँ। हम्म उनको पैसे से या गाड़ियों से या बंगलों से कोई ज़्यादा मोह नहीं है। वो बिल्कुल पर बीजेपी वाले तो आरोप लगाते हैं कि 5 स्टार 7 स्टार होटल में इनको अच्छा लगता है। देखो, वो अब आरोप आप कुछ भी लगा लो, हम्म मैं तो अपनी बात करता हूँ, क्योंकि मैंने उनको देखा हुआ है। अच्छा। जब वो हमारे पास कांगड़ा आते थे एनएसयू के टाइम में, यूथ कांग्रेस के, आपको पता है बच्चों के पास पैसे थोड़ी होते, तो एक छोटे छोटे कमरे जो हमारे क्वार्टर होने, उनमें भी सो जाना उन्होंने। हम्म आप उसके बाद भी देखो, उन्होंने जीवन भर एक कार रखी। तो हम्म आप क्या सोचे कि उनके पास कोई जो आदमी 20 साल से 4 बार एमएलए रहा है, क्योंकि वो बड़ी गाड़ी नहीं रख सकता था? क्या वो बड़ा महल नहीं बना सकता था? तो मुझे नहीं लगता कि उनको कोई ऐसी इच्छा कि मैं महल में रहूं या मैं छोटे घर में रहूं या बड़े घर में। उन्होंने एक कमरे का भी वातावरण देखा। अभी अब आप एक जो चीज देखो, वो घर से कोई माड़े थोड़ी नहीं थे। हम्म उनके घर में जमीन थी, उनके पिताजी सरकारी उस समय के मुलाजिम थे, और जमीन जायदाद थी, सब कुछ था। तो ऐसा थोड़ी नहीं है कि वो अपने लिए कुछ नहीं बना सकते थे। लेकिन मुझे लगता ही नहीं है कि उनको ऐसी चीजों से मोह था, पैसे से या कुछ से। तो भाई ये बोलना, परिवारवाद का मोह तो थोड़ा उनमें भी आ गया। मुझे नहीं लगता परिवार की बात। अपनी पत्नी को उन्होंने नहीं नहीं, टिकट वो दिलवाया वो दहेज पे और बिल्कुल, वो शायद फिर आप लोगों को नहीं पता है या पूरी जानकारी नहीं है। वहाँ पे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने भाभी को चुनाव नहीं लड़वाया। वहाँ पर हाई कमान ने तो नाम लिया जाता है ना 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 ना, नहीं नहीं नहीं, नाम नहीं लिया जाता। वहाँ पर सर्वे हुआ। देखो, कांग्रेस पार्टी ने इस बार जब ये चुनाव लड़ा, उसमें सबसे ज़्यादा काम सर्वे के ऊपर जो टॉप पर आ रहे थे, तो सर्वे में सिर्फ और सिर्फ जो भाभी हैं वो ही जीत रही थी। वो उसके फेवर में थे कि अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाने। नहीं, सीएम साहब ने कभी नहीं बोला कि वो उनको लड़ाएंगे। अच्छा। बल्कि उनको एमपी के टाइम में भी ऑफर हुआ उनके, तो वो तो लास्ट तक, तब भी तो लास्ट में जाके उनका टिकट फाइनल किया था। हाईकमान ने बोला कि नहीं, आपको अपनी पत्नी को लड़ाना ही पड़ेगा। आप कांगड़ा से बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है, 30 साल आपको राजनीति में हो गए। लेकिन कांगड़ा में पवन काजल जो आपसे बहुत जूनियर हैं और बहुत बाद में आए और वो काफ़ी आगे निकल गए, तो आपको लगता नहीं कि इस रेस में कहीं आप पीछे रह गए देखिए, राजनीति की रेस में? पहली पहली बात का तो मैं ये कि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ भाई सर। मैं कांग्रेस पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मुझे सीएम सुक्खू जी ने इतना बड़ा मान सम्मान दिया है, जिसके लिए कांगड़ा का पूरा परिवार, मेरा परिवार, पूरे जो हमारे साथ लोग जुड़े थे, वो सारे उनके आभारी हैं। और मैंने तो अपने मन से ही बोला है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस ऋण को हम उतारेंगे कांगड़ा में पूरे जोर से काम करके। और जहाँ रही पवन काजल जी की बात, हम्म अब इसमें मैं आपको सही सही बात बताऊं तो सबसे बड़ी बात वही है कि जो आपने ओबीसी की थी, कांगड़ा भी कहीं ना कहीं वैसे तो नगरोटा से कम है वहाँ पर 65% के करीब वहाँ ओबीसी। तो मोस्टली आज तक ओबीसी ही कैंडिडेट जीत बिल्कुल पाया, चाहे बिल्कुल बीजेपी का रहा चाहे कांग्रेस का रहा। तो उसमें कहीं ना कहीं जो बड़ी बात यह है कि पवन काजल जी ने, हो सकता है कि लोगों की बात को समझा, उनकी नब्ज को समझा, और कांग्रेस वाले हमारे जो प्रत्याशी रहे वो नहीं समझ पाए होंगे उससे। और दूसरी बात ये भी रही कि उन्होंने 3 चुनाव लड़े। हम्म पहला चुनाव लड़ा उन्होंने इंडिपेंडेंट, हम्म
जो उन्होंने शायद 150 या 250 वोटों से कुछ जीता, सैकड़ों में ही थी, मतलब सुरेंद्र काकू जी हारे। और दूसरा चुनाव उन्होंने लड़ा कांग्रेस पार्टी से, और भाग्य की बात है कि उस समय कांग्रेस की वेव थी, सरकार बनी और वो जीत गए। ये देखें अब उनको लगा था कि इस बार बीजेपी की है, और वैसे उनकी पुरानी पृष्ठभूमि भी बीजेपी सी थी, तो रामविलास पासवान की तरह हवा करूं। बिल्कुल, तो वो अब उसमें आप 2-3 चीजें रुक सकते हैं, देख सकते हैं कि जब वो कांग्रेस में गए, उससे पहले वो बीजेपी में थे, बीजेपी के कुछ लोग उनके साथ चले गए। अब जब कांग्रेस में आए तो कांग्रेस भी उनके साथ जुड़नी चाहिए, कुछ जुड़े भी। जब वो बीजेपी में गए तो बहुत से हमारे लोग जो थे वो भी उनके साथ जुड़ गए। एक मैं बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ बताता हूँ आपको, जो हम लोग समझते नहीं हैं। मैंने कल परसों धर्मशाला यहाँ मैं आया था, बैठक में मुझे यहाँ का प्रभारी भी बनाया सीएम साहब ने, तो मैं वहाँ भी बोल रहा था, मैंने कहा अब कार्यकर्ता जो है ना वो 2 तरह का है, एक तो व्यक्ति विशेष का और एक पार्टी का। तो जो व्यक्ति विशेष का होता है वो व्यक्ति विशेष के साथ कहीं भी चला जाता है। और जो पार्टी का होता है वो पार्टी के साथ रहता है। तो अगर 100 मान लो कार्यकर्ता, तो 20, 25, 30 ऐसे जरूर होंगे जो व्यक्ति के साथ जुड़े होंगे वो कांग्रेस या बीजेपी के, लेकिन अगर वो जा रहे हैं तो उनके साथ उनके ऐसे रिलेशन बन गए होते हैं, तो वो उनके साथ चले जाते हैं। तो वो उनको उनके बीजेपी में पहले रिलेशन भी थे, कांग्रेस में भी थे, और एकदम से जब आप पार्टी को छोड़ के गए, चुनाव को रह गया 1.5 महीना, और उसके बाद हमारे पास कैंडिडेट नहीं, तैयारी नहीं थी ना, सबको पता था पवन काजल जी चुनाव लड़ेंगे, हम लोग भी प्रिपेयर थे, उनके साथ काम करना था अगर कांग्रेस में होते, और कांग्रेस ने उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया हुआ था, वर्किंग प्रेसिडेंट थे। तो अब वर्किंग प्रेसिडेंट किसी के दिमाग में नहीं था। तो ऐसी चीजें। और आज मैं आपको एक और मजे की चीज बताता हूँ उसमें, जब सीएम साहब का मुझे उस समय मेरे से बात की तो उन्होंने मुझे इसके लिए बोला, तो मैंने कहा भाई साहब ये चले जाएंगे। अब तो मेरे लिए बिल्कुल सर। और बोले नहीं मैं नहीं जाता, ये मेरी बात हुई है, बोले मतलब पार्टी की बात हुई है। लेकिन जब वो चले गए थे तब भी मेरी उनसे बात हुई, बोले यार मैंने उनको फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे गए, बोले यार वो पक्का, मैंने कहा हाँ जी, आपकी बोले पॉलिटिकल इसका सेंस बड़ी हाँ, बोले इसका मतलब तो ठीक हुआ। जबरदस्त है। तो क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि यही है ना कि कुछ लोग, उनका तो खैर माइंड और जो दिमाग था या मन था उनका बीजेपी में ही था, वो सिर्फ कांग्रेस में आए थे क्योंकि वीरभद्र सिंह जी ने उनके काफ़ी काम किए थे और उनको स्ट्रॉन्ग किया था। तो उनका संबंध वो व्यक्ति विशेष सिर्फ वीरभद्र सिंह जी के साथ था, कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं था। लेकिन आने वाले समय में ऐसी बात नहीं है। हम अगर हमारा प्रत्याशी चयन अच्छा हुआ पूरे प्रदेश में, जो कि जिसके लिए सीएम साहब बहुत निपुण है, तो कांगड़ा में भी कोई बड़ी बात नहीं। तो आपको लगता है कांगड़ा में इतिहास बदलेगा? क्योंकि आज तक तो ओबीसी कैंडिडेट ही वहां से जीते हैं। देखो अभी तक रहे हैं, और पार्टी की भी मेरे ख्याल ऐसी लाइन है कि कांगड़ा में ओबीसी को टिकट देना है। आप कांगड़ा से चुनाव लड़ोगे या नहीं लड़ोगे? नहीं, मेरा ऐसा कोई नहीं है विचार में। टिकट मिलेगी तो? देखो मुझे पता है कि पार्टी ने टिकट के लिए कांगड़ा से, उसमें भी एक कारण है जो मैं आज स्पष्ट कहना चाहता हूँ आपको। क्योंकि आप बहुत एक्टिव हो कांगड़ा में। एक्टिव तो मैं जब से राजनीति में हूँ, मैं बहुत एक्टिव होगा। वो तो आप देखो, वो मेरी एक आदत है कि मुझे कोई अगर कार्य पार्टी द्वारा या जिस व्यक्ति से मैं जुड़ा हुआ हूँ, मुख्यमंत्री जी ने मुझ पर विश्वास किया है, मुझे दायित्व दिया है, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जो मुझे दायित्व दिया है उसके ऊपर मैं अपनी ईमानदारी से काम करूंगा और पूरी मेहनत करूंगा। उसके बाद रिजल्ट जो भी होंगे वो ईश्वर के हाथ में। पर कांगड़ा से चुनाव लड़ने को लेकर आप स्पष्ट कर रहे थे कुछ? बिल्कुल स्पष्ट है कि मेरा ऐसा कोई मन में नहीं चुनाव लड़ने का ना। और पार्टी ने टिकट ही दे दी है तो? पार्टी तो कहेगी जो मर्जी वो मैं करूंगा, पार्टी के साथ तो जुड़ा हूँ, पार्टी के साथ जो मुख्यमंत्री जी कहेंगे मैं करूंगा। मुझे देखो अभी तक उन्होंने 2 काम दिए हैं, एक तो एचआरटी से, देखो विधानसभा से मैं कांगड़ा से जुड़ा हूँ तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं कांगड़ा के लिए जो भी हो सके, अगर ईश्वर ने मौका दिया है और मुख्यमंत्री जी ने आशीर्वाद दिया तो आपके काम भी बड़े स्पीड से होते हैं कांगड़ा के लिए सीएम ऑफिस में। चलो वो तो रिलेशन होते हैं, सारे काम रिलेशन से होते हैं। अगर कागज ठीक जाए तो काम अच्छा होगा तो हो जाएंगे, सबके होंगे, सबके होते हैं। और दूसरा मुझे जिम्मेवारी दी है अब उन्होंने धर्मशाला की, तो धर्मशाला जिताना है। मुझे धर्मशाला के लिए उन्होंने बोला है, तो मैं आज आपके इस माध्यम से धर्मशाला वासियों को भी ये बता देना चाहता हूँ कि मैं पूरी शिद्दत
पूरी ईमानदारी से और पूरी तरह से संघर्ष करूंगा कि किसी न किसी तरह से हम यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताएं। चलिए, धर्मशाला की बात आई, बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि सुधीर जी की और सुक्खू जी की जो वैचारिक लड़ाई है आजकल तो सोशल मीडिया पे है, और दोनों बड़े अलग तरीके से एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं, बहुत ही एग्रेसिव शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं। और जैसा कि आपने पहले ही कहा कि सुधीर जी बहुत चालाक पॉलिटिशियन है, तो चालाक पॉलिटिशियन से कैसे निपटोगे आप, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? देखो, सुधीर जी के साथ भी मैं रहा हूँ, हमारी अच्छी दोस्ती भी थी, मैं ऐसे नहीं बोलूँगा, और हैं भी। देखो, वो एक अलग चीज़ है, हमारे पारिवारिक संबंध भी हैं, लेकिन जब चुनाव की बात है और पार्टी की बात है, मेरी ड्यूटी अगर लगाई गई है धर्मशाला में, मैं तो आपको पहले बोल चुका हूँ कि मैं पूरी मेहनत करूँगा। और जो उनसे निपटने की बात है, आपने कहा कि वो क्या जो भी शब्द आपस में यूज़ करते हैं, मेरी एक देखो, मेरा एक संस्कार जब होते हैं आपके पास, तो मुझे लगता है सुधीर जी को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब मान लो मोदी जी प्रधानमंत्री, तो मैं यहाँ बैठ के उनको गालियाँ निकालूँ या गलत बोलूँ, तो वो मुझे लगता है कि वो मेरे को शोभा नहीं देता। और कहीं ना कहीं देश में हो ना हो, हिमाचल प्रदेश में हमें संस्कार हमारी मिट्टी से, हमारे खून से, हमारी धरती से, क्योंकि हमारे देवी आप देवता। पॉलिटिकल सेंस को ना बड़ा अच्छे से समझते हो और यूज भी करते हो, तो आपको क्या लगता है कि ये सुधीर जी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सुधीर जी ने इससे पहले कभी भी ये तो बोलते ही नहीं थे। वो मैं बताता हूँ आपको, आपको देखो क्या लगता है मैं कि क्यों कर गया? वो मैं सेंस कर रहा हूँ, पहले ये बोलते नहीं थे, मैं बताता हूँ आपको। लोग तो इनके पीछे इसलिए पड़े, वो इसलिए बोलते बोलते ही हैं, नहीं। वो एक उनकी स्ट्रेटजी है कि वो सीएम को अटैक करेंगे किसी भी तरह का, अनाप शनाप बोल लेंगे, और जो लोकल जो भी नुमाइंदा होगा, मतलब उसको रेस से बाहर करेंगे कि मेरी लड़ाई तो सीएम से है, मैं कोई यहाँ लोकल किसी बंदे से लेना देना नहीं है मेरे को, तो दैट इज द पार्ट हो कि पहले से रेस से बाहर कर दो कैंडिडेट को। हाँ, ये है, तो वो उनका पार्ट है, लेकिन उस अब हमें क्या करना है वो हमें देखना है। तो वो आपको मैंने बता दिया कि वो अपने आप को जो है वो ये बता रहे हैं कि मेरा ये लेवल नहीं है, मेरा लेवल कोई भी जो चुनाव लड़ रहा है ABCD, मेरा लेवल ये है, जिससे कि लोगों को ये लगे कि भैया इसका लेवल तो ये वाला है, तो हम इस छोटे आदमी से कैसे क्यों जाएं इसके पास। तो वो उनकी वही चालाकी है या स्ट्रेटजी है, जो मर्जी आप बोलो। अब हमने उससे कैसे निपटना वो हमारे पे निर्भर करता है। आपने हमारे पॉडकास्ट में सभी सवालों का बड़ा बेबाकी से जवाब दिया। आपने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के बारे में भी कुछ ऐसी बातें बताई जो शायद पब्लिक को पता ही नहीं थी। स्वर्गीय GS बाली जी के बारे में भी कुछ ऐसी बातें बताई जो पब्लिक को पता नहीं थी। चाहे वो 2017 का इलेक्शन है, उसको लेकर आपने कोई इम्पोर्टेंट बातें बताई, कैसे वो इलेक्शन मैनेजमेंट करते थे। और सुक्खू जी का जो एक विजन था, पहली बार जब कुर्सी पे बैठे नुसाई की, तभी से उनका एक विजन था कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है। तो बहुत अच्छी सार्थक चर्चा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद अजय वर्मा जी आपका। धन्यवाद तो मैं आपका करना चाहूँगा कि मुझसे ऐसे छोटे से व्यक्ति को भी आपने अपने नहीं, आप बहुत इतने बड़े हाँ, इतने बड़े मंच पर बुलाया, चैनल पे बुलाया। मैं तो फिर से ईश्वर से आपके लिए दुआ मांगूंगा, और सबसे बड़ी बात हिमाचल प्रदेश के लिए दुआ मांगूंगा कि हम समृद्ध बने, जो CM साहब का उद्देश्य है कि हिमाचल प्रदेश अपने पैरों पे खड़ा हो, और उसी तरह से आप भी अपने पैरों के खड़े हों और खूब तरक्की करें। जब हिमाचल तरक्की करेगा तो हमारे हर व्यक्ति तरक्की करेगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद।